तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर। लेकिन दोस्तों वोकैब शो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी जो है वो मतलब कि बुक्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि अभी 13 से लेकर 15 अगस्त तक ओसवाल बुक्स की साइट पर ग्रेट फ्रीडम सेल चल रही है, जिसके तहत जो है वो आप बैंक, एसएससी, डिफेंस या फिर यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको अमेजॉन और ओसवाल बुक्स की साइट का लिंक दिया गया है, जहां पर आप जो है वो दीपिका 10 ये कोड अप्लाई करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट को भी ग्रैब कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हमारे वोकैब शो में आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे पहले वर्ड को डिस्कस करना हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ऑप्रोब्रियम। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे पास एक नाउन है और इसका मतलब होता है कड़ी निंदा, घोर आलोचना, बदनामी या फिर अपमान, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि नापसंदगी भी इसे कहा जा सकता है, उसे हम जो है वो ऑप्रोब्रियम कहेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है कि किसी पर्सन के रॉन्ग या फिर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए उसकी बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म करना, कंडेमनेशन या फिर पब्लिक डिसअप्रूवल होना, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्रोब्रियम हम उसे कह सकते हैं। यानी कि जब किसी के एक्शन या फिर बिहेवियर जो है वो मतलब कि इतना ज़्यादा गलत माना जाता है कि लोग उसकी जो है वो स्ट्रांगली क्रिटिसिज्म करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो पब्लिक एंगर या फिर डिसअप्रूवल शो करते हैं, तो उस सिचुएशन को ऑप्रोब्रियम कहा जा सकता है। इस वर्ड में सिंपल क्रिटिसिज्म से काफ़ी स्ट्रांग नेगेटिव रिएक्शन का सेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट ने जो है वो एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ये नॉर्मल मिस्टेक है, ये कोई जो है वो ऑप्रोब्रियम नहीं है, कोई बहुत ही बड़ी भारी मिस्टेक नहीं है ये। लेकिन मान लीजिए कि स्कूल कंपटीशन में किसी स्टूडेंट ने जानबूझकर दूसरे पार्टिसिपेंट का जो है वो मतलब कि प्रोजेक्ट ही डैमेज कर दिया और जो है वो सबको पता चल गया। अब उसके बिहेवियर को जो है वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, डिसअप्रूवल मिल रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये होता है ऑप्रोब्रियम। यानी कि जब आपसे जो है वो कोई सीरियस मिस्टेक हो जाती है और आपको जो है वो उसके लिए जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं, लोग आप पर जो है वो गुस्सा करते हैं या फिर आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके बारे में भला बुरा कहते हैं, तो उसे हम जो है वो ऑप्रोब्रियम कह सकते हैं। वैसे अगर कोई फ्रेंड जो है वो ग्रुप में किसी का सीक्रेट जानकर जो है वो सबके सामने रिवील कर देता है तो ग्रुप के मेंबर जो है वो उसके बिहेवियर की हार्शली क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। वो पर्सन क्या करता है? ऑप्रोब्रियम फेस कर सकता है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ऑप्रोब्रियम और नॉर्मल मिस्टेक में किस तरीके से डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि कंडेमनेशन है, सेंशर है या फिर डिसग्रेस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंडेमनेशन। दोस्तों इसका मतलब होता है कि किसी एक्शन या फिर बिहेवियर को स्ट्रांगली रॉन्ग या फिर अनएक्सेप्टेबल डिक्लेयर करना, मानना, उसे हम क्या कहेंगे? कंडेमनेशन कहेंगे। जैसे कि कंडेमनेशन जो है वो किसी रॉन्ग एक्शन की स्ट्रांग डिसअप्रूवल को डिस्क्राइब करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर स्कूल में किसी स्टूडेंट ने जानबूझकर चीटिंग की और टीचर ने उस बिहेवियर को जो है वो स्ट्रांगली रॉन्ग कहा, तो ये कैसी चीज़ है? ये कंडेमनेशन है। एक तरीके से जो है वो आपने बिहेवियर को जो है वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, उसे हम कंडेमनेशन कहेंगे। सेंशर हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी के बिहेवियर या फिर एक्शन की स्ट्रांग यानी कि ऑफिशियल या फिर मतलब कि क्रिटिसिज्म करना या फिर डिसअप्रूवल दिखाना, उसे हम सेंशर कहते हैं। सेंशर यूजुअली क्रिटिसिज्म या फिर फॉर्मल डिसअप्रूवल के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर स्कूल क्लब का मेंबर जो है वो रूल्स रिपीटेडली ब्रेक करता है और क्लब मेंबर्स ऑफिशियली उसके बिहेवियर की क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो सेंशर फेस कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे। अगला हमारा आता है डिसग्रेस। दोस्तों डिसग्रेस का मतलब होता है रिस्पेक्ट या फिर गुड रेपुटेशन का मतलब कि खोना, स्पेशली किसी शेमफुल एक्शन की वजह से, यानी कि किसी शर्मिंदगी भरे करतूत की वजह से, एक्शन की वजह से, उसे हम डिसग्रेस होना कहते हैं। डिसग्रेस किसी पर्सन की शेमफुल रेपुटेशन और डिसऑनर्स को डिस्क्राइब करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कॉम्पिटिशन में अनफेयर चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी रेपुटेशन को डिसग्रेस फेस करना पड़ सकता है। ओके, उसकी बेइज्जती हो सकती है, इस तरीके से हम कहेंगे। तो ये सारे जो है वो हमारे सिनोनिम्स कंप्लीट होते हैं।
अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि प्रेज है, अप्रूवल है, या फिर एडमायरेशन है। ठीक है, प्रेज का क्या मतलब होता है, किसी पर्सन या फिर एक्शन की तारीफ करना या फिर अप्रिसिएशन करना। ठीक है, जैसे हम तारीफ करते हैं तो उसे हम प्रेज करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसने जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट उसे टीचर ने दिया था, और उसने जो है वो अकेले ही यानी कि इंडिपेंडेंटली ही उस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट कर लिया, तो उसकी तारीफ होगी। अब यानी कि उसे जो है वो एडमायर किया जाएगा, प्रेज किया जाएगा, यानी कि उसकी तारीफ की जाएगी, सराहना की जाएगी। ये होता है किसी को प्रेज करना। अप्रूवल का क्या मतलब होता है कि किसी आइडिया, डिसीजन या फिर एक्शन को एक्सेप्ट कर लेना या फिर उसे सपोर्ट कर लेना, स्वीकार करना एक तरीके से, उसे हम अप्रूव करना कहते हैं, अप्रूवल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरी मान्यता है किसी चीज़ को लेकर तो मेरी अप्रूवल है। जैसे कि मान लीजिए कि पेरेंट्स ने जो है वो चाइल्ड के साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने के डिसीजन को अप्रूवल दिया, यानी कि मान्यता दी थी कि जाओ तुम जो है वो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट कर लो। ये होता है किसी को अप्रूवल देना। अगला हमारा आता है एडमायरेशन। एडमायरेशन का भी मतलब होता है कि किसी पर्सन या फिर उसके क्वालिटीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट फील करना या फिर अप्रिसिएशन फील करना, उसे हम एडमायरेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट की डिफिकल्ट सिचुएशन में काम रहने की एबिलिटी ने क्लासमेट्स की एडमायरेशन अर्न कर ली, यानी कि उसकी जो मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो बहुत ही शांति से काम लेता है। इस चीज़ की वजह से क्या हुआ कि सारे स्टूडेंट जो है वो उसे एडमायर करने लगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हिज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ब्रॉट वाइड स्प्रेड ऑप्रोब्रियम फ्रॉम हिज क्लासमेट्स। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है जिसे जो है वो सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इमेज में देखिए, तो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसके डिसऑनेस्ट बिहेवियर की वजह से उसके क्लासमेट ने उसकी बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसिज्म की और उसके अगेंस्ट डिसअप्रूवल शो किया, यानी कि वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मान रहे थे, ऐसा हम समझ पाएंगे। तो ये होता है किसी चीज़ को अप्रोब्रियम करना या फिर अप्रोब्रियम की स्थिति। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रमेशन। दोस्तों रमेशन ये जो वर्ड है ये भी नाउन है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, छूट, राहत या फिर किसी चीज़ का कम होना, या फिर मतलब कि जो हमें फ़ाइन लगता है या फिर जो दंड या फिर जो भुगतान होता है ना उसमें कमी या फिर माफ़ी होना, उसे हम जो है वो रेमिशन कह सकते हैं। यानी कि रेमिशन का मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन इसका जो बेसिक आइडिया है वो किसी चीज़ का कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना, या फिर किसी पेमेंट या फिर पनिशमेंट को पार्शियल या फिर कंप्लीटली माफ़ कर देना, ये जो है वो इसका नॉर्मल मीनिंग होता है। बाकी जो है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये चेंज होते रहता है। जैसे कि इस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हम देख लेते हैं। पेमेंट या फिर फीस के रिडक्शन में या फिर वेवर में जो है वो हम मतलब कि रेमिशन का यूज़ कर पाएंगे। जब किसी की जो फीस है या फिर जो पेमेंट है या फिर जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, तब भी हम जो है वो मतलब कि रेमिशन का यूज़ करते हैं। दूसरे सेंस में अगर हम यूज़ करना देखें इसका, तो वो होता है पनिशमेंट में रिडक्शन। ठीक है, जब किसी की मतलब कि मान लीजिए कि किसी को जो है वो किसी की पनिशमेंट कम कर दी जाती है, उसकी सज़ा जो है वो माफ़ कर दी जाती है या फिर कम कर दी जाती है, तो उसके सेंस में भी हम रेमिशन का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट यूज़ हमारा आता है कि भाई किसी प्रॉब्लम या फिर सिम्टम्स का कम होना, उसके सेंस में भी हम जो है वो रेमिशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में रेमिशन का मतलब होता है कि कोई किसी चीज़ के लक्षण यानी कि जो सिम्टम्स है या फिर किसी बीमारी की जो एक्टिविटी है उसका कम हो जाना, या फिर टेम्पररीली जो है वो दिखना ही ना या फिर डिसअपियर हो जाना, तो उसके सेंस में भी हम जो है वो रेमिशन का यूज़ करते हैं। यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है कि आप पेमेंट के सेंस में यूज़ कर सकते हो, पनिशमेंट के कम होने के सेंस में यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी प्रॉब्लम या फिर सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण होते हैं अगर वो कम हो रहे हैं कहीं पर, तो उसके सेंस में भी जो है वो आप रेमिशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल की फ़ीस जो है वो मतलब कि बहुत ही हाई है और स्कूल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से जो है वो किसी स्टूडेंट की फ़ी का जो है वो कुछ पार्ट माफ़ कर देता है, तो ये क्या है, ये फ़ी रेमिशन है। यानी कि मतलब कि स्कूल ने क्या किया है, स्कूल की अथॉरिटी ने उस बच्चे की जो फ़ीस है वो कम कर दी है, माफ़ तो नहीं किया पूरी तरीके से लेकिन कम किया है, ऐसा हम कहेंगे। या फिर मान लीजिए कि किसी पर्सन को जो है वो पनिशमेंट मिलनी थी, लेकिन गुड बिहेवियर की वजह से उसकी जो पनिशमेंट है उसका जो कुछ पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया गया, कि उसकी जो सज़ा है वो कम कर दी गई। इस तरीके से ये होता है रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, अगर किसी का प्रॉब्लम है, मतलब मान लीजिए कि किसी को कोई बीमारी है, किसी का मान लीजिए कि सुबह से सर दुख रहा है और शाम को जो है वो मतलब कि दोपहर तक या फिर शाम तक जो है वो उसका मतलब कि सर दुखना कम हो जाता है, तो ये रेमिशन ऑफ प्रॉब्लम या फिर मतलब कि कोई डिसीज हो सकता है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। यानी कि रेमिशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ का रिड्यूस हो जाना, लेसन होना, वेव होना, और एग्जैक्ट मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी ध्यान रखिएगा कि नाउन है ये हमारे पास। सिनोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स आते हैं जैसे कि रिडक्शन है, वेवर है या फिर रिलीफ है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है,
किसी चीज़ की अमाउंट हो सकती है, किसी चीज़ का जो साइज़ है, फिर लेवल या फिर जो इंटेंसिटी होती है उसका कम हो जाना, उसके सेंस में हम जो है वो रिडक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी दुकान पर एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस जो है वो 1000 से हटाकर जो है वो 700 कर दी जाती है, तो प्राइस कैसी हो गई, रिड्यूस हो गई, यानी कि उसका रिडक्शन कर दिया गया। नाउन के सेंस में रिडक्शन होता है, वर्ब के सेंस में रिड्यूस होता है, ऐसा आप समझ लीजिए। वेवर हमारा दूसरा वर्ड आता है। वेवर का मतलब होता है कि कोई फीस हो सकती है, कोई रिक्वायरमेंट है, कोई मतलब कि हक है, जैसे कि हम राइट बोलते हैं, या फिर जो पेमेंट है उसको ऑफिशियली जो है वो रिमूव कर देना, वेव कर देना यानी कि रिमूव कर देना। वेवर में जो है वो यूजुअली किसी ऑब्लिगेशन को नॉट रिक्वायर्ड कर दिया जाता है, ठीक है, एक तरीके से मुझे नहीं चाहिए या फिर ज़रूरत नहीं है वाला जो सेंस है वो इस वर्ड में से निकल कर आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो है वो स्कूल किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियली डिफिकल्टी को देखते हुए एडमिशन फ़ी जो है वो लेने से मना ही कर देते हैं, ना कम करते ना कुछ, डायरेक्ट लेने से ही मना कर दिया, तो ये फ़ी वेवर हो सकती है, यानी कि फ़ी को जो क्या कर दिया उन्होंने जो है वो मतलब कि माफ़ कर दिया एक तरीके से, या फिर रिमूव कर दिया, ऐसा हम कहेंगे। ये होता है किसी चीज़ का वेवर करना। रिलीफ हमारा तीसरा वर्ड आता है। रिलीफ का मतलब होता है कि भाई किसी पेन को, डिफिकल्टी को, प्रेशर को, या फिर मतलब कि जो ट्रबल होता है, कोई मुसीबत होती है, उसको, उससे राहत मिल जाना हमें एक तरीके से, तो उसे हम रिलीफ करना कहते हैं, फिर रिलीफ हमें मिलना कहते हैं, हमें कंफर्ट मिलता है रिलीफ में, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो बहुत ही देर से चल रहे थे, यानी कि लॉन्ग वॉक से आने के बाद जो है वो आप रेस्ट करते हो, तो आपकी जो टायर्डनेस है वो कम हो जाती है और उससे आपको क्या मिलता है, सुकून मिलता है, राहत मिलती है, रिलीफ मिलती है एक तरीके से। ये होता है किसी चीज़ में रिलीफ मिलना। आई होप आपको जो सारे सिनोनिम्स है वो क्लियर है। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि इंक्रीज है, इंटेंसिफिकेशन है, या फिर इम्पोजिशन है, ठीक है। इंक्रीज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो अमाउंट है, लेवल है, या फिर जो इंटेंसिटी है वो बढ़ना, उसे हम इंक्रीज कहते हैं। इंक्रीज बेसिकली किसी भी चीज़ के बढ़ने के सेंस में यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर समर सीजन में टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है यानी कि टेम्परेचर में जो है वो मतलब कि डिग्रीज जो है वो बढ़ी है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इंटेंसिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ का और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना, या फिर जो है वो सीवियर हो जाना, उसे हम जो है वो इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। नाउन के सेंस में इंटेंसिफिकेशन कहेंगे, वर्ब के सेंस में इंटेंसिफाई कहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आर्ग्यूमेंट के बाद जो है वो दो फ्रेंड्स और ज़्यादा लाउडली जो है वो आर्ग्यू करने लगते हैं, और ज़्यादा जो है वो मुद्दा उनका जो है वो बहुत ज़्यादा छिड़ जाता है, फिर झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सिचुएशन कैसी हो सकती है, इंटेंसिफाई हो चुकी है, या फिर इंटेंसिफिकेशन हो रही है उसमें, सिचुएशन में, इस तरीके से हम कहेंगे। ये होता है किसी चीज़ का इंटेंसिफिकेशन। अगला हमारा आता है कि भाई इम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी रूल, किसी बर्डन, किसी फी या फिर जो ऑब्लिगेशन होता है उसको ऑफिशियली इम्पोज करना, थोपना जिसे हम कहते हैं ना, वो, यानी कि रेमिशन में एग्जिस्टिंग पेमेंट या फिर पनिशमेंट को रिड्यूस या फिर फॉरगिव किया जाता है, जबकि इम्पोजिशन में कोई जो नया बर्डन है, कोई जो फीस है, कोई जो रिक्वायरमेंट है वो लगाई जाती है, लागू की जाती है, थोपी जाती है। जैसे कि इम्पोजिशन हो गया नाउन के सेंस में, इम्पोज होता है मतलब कि वर्ब के सेंस में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो स्कूल में जाते हो और स्कूल में आपको पता चलता है कि आपकी जो फीस है वो टाइम पर भरी नहीं गई है। अब फीस जो है वो टाइम पर भरी नहीं गई है, इसलिए क्या किया है कि स्कूल की अथॉरिटी ने जो है वो आप पर मतलब कि एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगा दी गई है। तो ये होता है इम्पोज करना, आप पर थोपा जा रहा है या फिर आप पर लागू किया जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो तो हमने पढ़ लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, द स्कूल ग्रांटेड हर अ रेमिशन ऑफ पार्ट ऑफ द ट्यूशन फी। इस सेंटेंस का मतलब है कि स्कूल ने उस स्टूडेंट की जो ट्यूशन फी है उसका जो कुछ पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया है या फिर माफ़ कर दिया, रेमिशन कर दिया उसमें। यहाँ पर रेमिशन का मीनिंग मेडिकल वाला रेमिशन नहीं है, यहाँ पर इसका मीनिंग है पेमेंट या फिर फीस में रिडक्शन करना, वेवर कर देना, एक तरीके से माफ़ कर देना। इस सेंस में हमने जो है वो रेमिशन इस वर्ड का यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्नब। दोस्तों ये जो वर्ड है स्नब, ये नाउन के सेंस में भी यूज़ होता है और वर्ब के सेंस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम वर्ब के सेंस में इसे यूज़ करते हैं ना, तब इसका मतलब होता है कि किसी को जानबूझकर अनदेखा करना, इग्नोर करना, तवज्जो ना देना, ठुकराना, या फिर मतलब कि बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से इग्नोर करना किसी को, ये होता है वर्ब के सेंस में स्नब का मतलब। लेकिन जब नाउन के सेंस में हम इसकी बात करते हैं ना, तो तब इसका मतलब होता है जानबूझकर किया गया अपमान या फिर अनदेखी। वर्ड जो है वो मतलब कि सेम है, मीनिंग भी लगभग सेम है, लेकिन नाउन और वर्ब के यूज करने का ही फर्क है। यानी कि स्नब का मतलब होता है कि किसी पर्सन को जानबूझकर इग्नोर करना या फिर उसे जो है वो ऐसे ट्रीट करना जैसे कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं रखता। स्पेशली जब वो जो है वो मतलब कि सामने वाला अटेंशन या फिर जो रिस्पेक्ट है या फिर एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हो, आपसे उम्मीद रख रहा हो कि आप जो है वो उसे अटेंशन दोगे, तब आप अगर ऐसा काम करते हो तो वो स्नब होता है, ठीक है। इस वर्ड में सिंपल इग्नोर करने से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सेंस है, यानी कि मतलब कि इग्नोर तो हम जैसे ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन मतलब कि एक स्टेप और आगे है स्नब, ये वाला जो वर्ड है,
है, ठीक है। स्नब यूजुअली जो है वो इंटेंशनल होता है, जानबूझकर होता है। इग्नोर तो कभी कभी चलो कि आपका ध्यान नहीं गया, इसलिए भी जो है वो मतलब कि कोई व्यक्ति नज़रअंदाज हो सकता है, कोई चीज़ आपसे जो है वो छूट सकती है, उसे हम इग्नोर कह सकते हैं। लेकिन इंटेंशनल, जब आपकी मंशा होती है ऐसा करने की कि मैं उसे जानबूझकर इग्नोर करना ही चाहता हूँ, तब हम जो है वो स्नब का यूज़ करेंगे, जब आप जो है वो किसी को अनदेखा करते हो तो, ठीक है, यानी कि कॉन्शियसली। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो है वो तुम फ्रेंड का जो है वो मैसेज देखना भूल जाओ और रिप्लाई ना कर पाओ, तो ये स्नब नहीं है दोस्तों। तुमने जो है वो जानबूझकर इग्नोर नहीं किया है, बल्कि तुम्हारा ध्यान नहीं गया, या फिर तुम जो है वो बिजी थे इसलिए भूल गए, ये इसलिए हुआ है, ठीक है। इसे हम स्नब नहीं कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि फ्रेंड जो है वो तुम्हारे पास आ गया है और तुम जो है वो मतलब कि तुम्हें ग्रीट कर रहा है वो, लेकिन तुम जानबूझकर उसे देखकर भी इग्नोर कर रहे हो, तुम उससे बात ही नहीं कर रहे हो, ये स्नब होता है। कि आपको पता सब कुछ है, लेकिन आप जो है वो उससे बातें नहीं करना चाहते हो, या फिर उसे टालना चाहते हो। उसी तरीके से अगर स्कूल में किसी स्टूडेंट को ग्रुप एक्टिविटी में जो है वो जानबूझकर इग्नोर करके उसके आइडियाज़ को बार बार डिसमिस किया जाता है, तो ये भी भाई स्नब ही हो सकता है कि उसको जो है वो जानबूझकर जो है वो अटेंशन नहीं दी जा रही है, इस तरीके से ये होता है स्नब, ठीक है। सिनोनिम्स हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि इग्नोर है, रिजेक्ट है, या फिर डिसरिगार्ड है। इग्नोर का तो मतलब होता है किसी पर्सन या फिर चीज़ पर अटेंशन ना देना, कभी गलती से भी हो सकता है, कोई जानबूझकर भी कर सकता है, दोनों ही सेंस में हम यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि तुम जो है वो बुक पढ़ने में इतने ज़्यादा बिजी हो कि फ्रेंड जो है वो तुम्हें 2 बार बुलाता है और तुम सुन नहीं पाते, तो तुमने उसे एक्सीडेंटली इग्नोर किया है। एक्सीडेंटली इग्नोर करने में और इंटेंशनली इग्नोर करने में डिफरेंस होता है, ये भी चीज़ आपको जो है वो क्लियर करते हुए चलनी है, ठीक है। रिजेक्ट हमारा दूसरा वर्ड आता है। रिजेक्ट का मतलब होता है कि किसी ऑफर को, किसी रिक्वेस्ट को, किसी आइडिया को, या फिर किसी पर्सन को एक्सेप्ट ना करना, ठीक है, स्वीकार ना करना। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड ने जो है वो तुम्हें मूवी के लिए इनवाइट किया और तुमने कहा कि सॉरी मैं आज नहीं आ सकता, तो तुमने इन्विटेशन को क्या किया है, रिजेक्ट किया है। बहुत ही बेसिक वर्ड था। डिसरिगार्ड हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ या फिर पर्सन को इंपॉर्टेंस ना देना, या फिर उसकी बातों को इग्नोर कर देना, उसे हम डिसरिगार्ड करना कहते हैं। डिसरिगार्ड जो है वो यूजुअली किसी एडवाइस, किसी रूल या फिर ओपिनियन या फिर जो कंसर्न होता है उसको इंपॉर्टेंस ना देने के लिए यूज़ होता है। कभी आपको जो है वो कोई एडवाइस दे रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, कोई आपको रूल समझा रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, कोई आपके लिए कंसर्न है यानी कि आपके लिए चिंता जता रहा है, आप फिर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसे हम डिसरिगार्ड करना कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका फ्रेंड है, उसने जो है वो तुम्हें बार बार रिमाइंड किया कि अम्ब्रेला ले जाना है, बारिश हो सकती है, लेकिन तुमने जो है वो उसकी एडवाइस को डिसरिगार्ड कर दिया, यानी कि सुना ही नहीं, यानी कि एक तरीके से अनदेखा कर दिया, इस तरीके से, यानी कि देखकर अनजान कर दिया, ये होता है डिसरिगार्ड करना। ओके, आई होप आपको सारे सिनोनिम्स क्लियर है। अब एंटोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एक्नॉलेज है, वेलकम है, या फिर रिस्पेक्ट है। एक्नॉलेज का मतलब होता है कि किसी पर्सन या फिर चीज़ को रिकॉग्नाइज या फिर नोटिस करना, उसे हम एक्नॉलेज करना कहते हैं, ठीक है। स्नब में क्या होता है कि किसी को जानबूझकर इग्नोर किया जाता है, जबकि एक्नॉलेज में उस पर्सन को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, अच्छे से नोटिस किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड ने जो है वो तुम्हें मतलब कि एक तरीके से हाई किया, वेव किया, और तुमने जो है वो स्माइल करके उसे वेव बैक किया, तो ये क्या होता है कि तुमने उसे एक्नॉलेज किया, उसे कंसिडर किया कि भाई वो रिस्पॉन्स कुछ दे रहा है तो तुम भी दे रहे हो, ये होता है एक्नॉलेज होना। वेलकम का मतलब होता है कि किसी पर्सन को वार्मली एक्सेप्ट करना, ग्रीट करना, स्वागत करने के सेंस में नहीं। अब वेलकम का यहाँ पर मतलब क्या है कि आप जो है वो उसके साथ वार्मली या फिर फ्रेंडली रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसे हम वेलकम करना कहते हैं। इसमें भी एक तरीके से एक्सेप्ट करने का ही सेंस होता है कि आप जो है वो किसी को कंसिडर कर रहे हो या फिर किसी को नोटिस कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि नया स्टूडेंट है जो कि क्लासरूम में आया है और क्लासमेट ने जो है वो उसे स्माइल करके इंट्रोड्यूस करवाया सबसे, अपने फ्रेंड से, कि नए फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये होता है किसी को वेलकम करना, अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना, ये सारी चीज़ें। रिस्पेक्ट का तो मतलब होता है कि किसी की पर्सन की जो वैल्यूज़ होती है, उसकी जो फीलिंग्स होती है, उसको इंपॉर्टेंस देना, उसे हम रिस्पेक्ट करना कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो कोई ओपिनियन बताते हो और आपका जो ओपिनियन है वो कंसिडर किया जाता है, आपके ओपिनियन पर जो है वो आसपास के आपके फ्रेंड जो है वो चर्चा करते हैं, तो आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट हुई है, यानी कि आपके ओपिनियन को जो है वो सम्मान दिया गया है, इस तरीके से होती है रिस्पेक्ट, ठीक है। हमारे जो सारे वर्ड्स हैं यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, She felt hurt when her friends snubbed her at the party। यानी कि सेंटेंस को आप देखिए, इस सेंटेंस में बताया गया है कि पार्टी में उसके फ्रेंड्स ने जानबूझकर उसे जो है वो इग्नोर किया, जिसकी वजह से उसे बुरा लगा। यहाँ पर स्नब का मतलब नॉर्मल इग्नोर करने से नहीं है या फिर एक्सीडेंटली इग्नोर करने से नहीं है, बल्कि जानबूझकर जो है वो सारे लोग उसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते थे। तो इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर स्नब इस वर्ड को समझा है। आई होप ये क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एब्यूलिएंट।
दोस्तों ये हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उत्साही होना, बहुत मतलब कि खुश होना, जोश से भरा हुआ होना या फिर उमंग से भरपूर होना, तो उसे हम जो है वो एब्यूलेंट कह सकते हैं। यानी कि एब्यूलेंट का मतलब होता है कि किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना, चीयरफुल होना, एंथुजियास्टिक होना, स्पेशली जब वो अपनी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट को ओपनली शो कर रहा होता है तब हम जो है वो एब्यूलेंट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब कोई पर्सन इतना ज़्यादा एक्साइटेड या फिर हैप्पी हो कि उसकी एनर्जी, उसका एंथुजियाज्म या फिर उसका जो पॉजिटिव मूड है वो सबको क्लियरली दिखाई देता है, तो उसे जो है वो एब्यूलेंट कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड का जो है वो बर्थडे है और तुम उसे जो है वो विश करके स्माइल करते हो, तो ये तो सिंपली हैप्पी होना होता है, ये एब्यूलेंट होना नहीं है। ठीक है, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट होते ही कोई फ्रेंड जो है वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो सबको ग्रीट करता है, जोक्स करता है, गेम्स ऑर्गेनाइज करता है, मतलब कि पूरा जोश में आ जाता है, पूरे टाइम एनर्जी से भरा रहता है, तो उसका मूड कैसा है? उसका मूड एब्यूलेंट है। वैसे अगर कोई स्टूडेंट को पता चले कि उसका फेवरेट सिंगर जो है वो स्कूल इवेंट में परफॉर्म करने वाला मतलब कि आने वाला है, तो वो एक्साइटमेंट में कंटिन्यूसली अपने फ्रेंड्स को बताता रहता है कि भाई वो आने वाला है, वो आने वाला है, इस तरीके से, यानी कि वो बहुत ही खुश होता है। तो ये होता है किसी का मूड एब्यूलियंट होना। ठीक है, एब्यूलियंट में जो है वो एक्सट्रीमली हैप्पी प्लस एनर्जेटिक प्लस एंथुजियास्टिक होने का सेंस होता है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारे पास ये एग्जेक्टिव है, ये तो हमने देख ही लिया। अब सिनोनिम्स की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एक्सुबरेंट है, विवैशियस है या फिर एंथुजियास्टिक है। ठीक है, एक्सुबरेंट हमारा सबसे पहला वर्ड आता है। इसका क्या मतलब होता है कि बहुत ही एनर्जेटिक होना, चीयरफुल होना या फिर एक्साइटमेंट से फुल होना, उसे हम एक्सुबरेंट कहते हैं। ठीक है, एक्सुबरेंट और ये जो एब्यूलियंट है ना, ये काफ़ी सिमिलर वर्ड्स है, लेकिन एक्सुबरेंट में एनर्जी और एंथुजियाज्म का सेंस थोड़ा स्ट्रांग होता है, जबकि एब्यूलेंट में हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट को ओपनली एक्सप्रेस करना, ये चीज़ जो है वो मतलब कि दिखाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैच के जीतने के बाद जो है वो सारे जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा एक्सुबरेंट थे कि वो क्लासरूम में जो है वो विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। ये होता है किसी का एक्सुबरेंट होना, कि आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में हो, एंथुजियाज्म का आपके पास जो है वो मतलब कि एक तरीके से फीलिंग है, उसे हम एक्सुबरेंट कहेंगे। विवैशियस हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है लाइवली, चीयरफुल या फिर फुल ऑफ एनर्जी, उसे हम जो है वो विवैशियस कहते हैं। विवैशियस यूजुअली किसी पर्सन के नेचुरली लाइवली पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है कि भाई वो पर्सन जो है वो मतलब कि हमेशा से ही ऐसा है, यानी कि उसका नेचर ही वैसा है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि विवैशियस है यानी कि वो लाइवली है, बहुत ही चीयरफुल है, फुल ऑफ एनर्जी है, जो क्लास में जो है वो सबके साथ ईजिली बात कर लेता है, यानी कि उसे ऐसा नहीं है कि भाई वो मैं उसे पहचानता नहीं हूँ तो उससे बात नहीं करूँगा या फिर उससे हंसी मजाक नहीं करूँगा, क्योंकि उसका नेचर विवैशियस है, तो वो कैसा करता है, सबके साथ जो है वो घुल मिल जाता है, जब जल्दी से जो है वो सोशलाइज कर लेता है। ये होता है किसी का विवैशियस होना। एंथुजियास्टिक का तो मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी या फिर आइडिया के लिए बहुत ही एक्साइटेड होना, इंटरेस्टेड होना, तो उसे हम जो है वो एंथुजियास्टिक कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो सकते हो, किसी चीज़ को कोई काम करने के लिए एक्साइटेड हो सकते हो, घूमने जाने के लिए आप एंथुजियास्टिक हो सकते हो। तो ये वर्ड बहुत ही जो है वो मतलब कि बेसिक है या फिर बहुत ही सिंपल था। अब हम एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ग्लूमी है, अपैथेटिक है या फिर लिस्टलेस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है जो सैड है, अनहैप्पी है, नेगेटिव मूड में है, तो उसे हम जो है वो ग्लूमी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में जो है वो आपका स्पोर्ट्स पीरियड जो है वो कैंसिल हो जाता है और आपका जो मूड है वो बहुत ही मतलब कि डाउन चला जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि आप जो है वो ग्लूमी फील कर रहे हो, इस तरीके से। अपैथेटिक क्या होता है? अपैथेटिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, एक्साइटमेंट ना होना, किसी चीज़ को लेकर आपको जो है वो मतलब कि कंसर्न ना होना, उस चीज़ की चिंता ना होना, उसे हम जो है वो अपैथेटिक कहते हैं। जैसे कि उदासीन, इसके लिए जो है वो एक स्पेसिफिक वर्ड होता है हिंदी में, उदासीन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सभी स्टूडेंट जो है वो कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एक जो बच्चा था वो बिल्कुल अपैथेटिक था और पार्टिसिपेट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इस तरीके से हम कहेंगे। लिस्टलेस हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है एनर्जी, एंथुजियाज्म या फिर मोटिवेशन की कमी होना, उसे हम लिस्टलेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि लिस्टलेस पर्सन जो है वो थका हुआ सा होता है, इनएक्टिव सा होता है, सुस्त होता है या फिर अनइंथुजियास्टिक फील करता है। ठीक है, उसमें एनर्जी नहीं होती बेसिकली, या फिर मोटिवेशन नहीं होता किसी काम को करने का। जैसे कि मान लीजिए कि पूरी रात जागने के बाद कोई पर्सन है जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो लिस्टलेस था, ऑब्वियसली पूरी रात जागोगे तो दूसरे दिन कहाँ से एनर्जी आएगी, तो ये होता है किसी का लिस्टलेस होना, एक तरीके से एनर्जी ना होना या फिर मतलब कि मोटिवेशन की कमी होना। ये होगा हमारे, यानी कि हमारे जो है वो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है।
द चिल्ड्रन वर एब्यूलियंट आफ्टर विनिंग द स्कूल कॉम्पिटिशन। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मतलब है कि स्कूल कॉम्पिटिशन जीतने के बाद बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे और एनर्जेटिक थे। यहाँ पर एब्यूलियंट जो है वो सिर्फ नॉर्मल हैप्पी होने को नहीं बता रहा है, बल्कि ये शो कर रहा है कि उनकी हैप्पीनेस और जो उनकी एक्साइटमेंट है वो क्लियरली उनके बिहेवियर में दिख भी रही थी। इस तरीके से हमने समझा है कि एब्यूलियंट यानी होता क्या है। ठीक है, इस तरीके से अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रैवेज। दोस्तों रैवेज ये जो वर्ड है वो वर्ब के सेंस में भी यूज़ होता है और नाउन के सेंस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम वर्ब के सेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बुरी तरीके से नष्ट कर देना, भारी नुकसान पहुंचाना, तबाह कर देना, उजाड़ देना, खराब कर देना। ठीक है, लेकिन जब हम नाउन के सेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है भारी नुकसान, तबाही, विनाश, इस तरीके से। यानी कि रैवेज का मतलब होता है किसी जगह, किसी चीज़, एनवायरमेंट या फिर सिचुएशन को डीपली या फिर बैडली जो है वो डैमेज करना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना। इस वर्ड का जो यूज़ है वो तब किया जाता है जब डैमेज नॉर्मल या फिर माइनर नहीं होता है, बल्कि एक्सटेंसिव होता है, बहुत ही सीवियर होता है, बहुत ही गंभीर होता है। इसका यूज़ जो है वो हम नेचुरल डिजास्टर जैसे कि भूकंप आती है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ जाता है, या फिर कोई वॉर होता है, कोई बीमारी फैल जाती है, कहीं पर आग लग जाती है, या फिर किसी डिस्ट्रक्टिव इवेंट के इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है वो इस वर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो मतलब कि तबाही मचती है ना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे रैवेज का। जैसे कि मान लीजिए कि अगर गार्डन में कुछ प्लांट्स डैमेज हो चुके हैं तो इसे हम रैवेज नहीं कह सकते, इसे ये होता है डैमेज, ये नॉर्मल डैमेज है। इसे हम जो है वो इतना यानी कि इतनी बड़ी तबाही नहीं बता सकते। ठीक है, यानी कि इससे जो है वो कोई मतलब कि किसी की जान नहीं जा रही है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, आपके गार्डन के प्लांट से तो डैमेज हुए हैं, उसे हम डैमेज कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि बहुत बड़ा भारी जो है वो तूफान आता है और आपके जो है वो पूरे गार्डन के प्लांट्स, ट्रीज या फिर जो मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर घर जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, फिर हो जाते हैं, तो ये होता है कि भाई डैमेज हुआ है। ये होता है किसी का मतलब कि टोटल डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, कोई चीज़ उजड़ चुकी है, इस तरीके से। ठीक है, वैसे आपको ध्यान रखना है कि रैवेज यानी क्या होता है, नॉर्मल डैमेज में डिफरेंस क्या है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हम जो है वो वर्ब और नाउन दोनों सेंस में इसे यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि डेवस्टेट है, डिस्ट्रॉय है या फिर रेक है। दोस्तों डेवस्टेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना या फिर किसी पर्सन को इमोशनली बहुत ही डीपली अफेक्ट करना। दोनों सेंस में यूज़ होता है, फिगरेटिव सेंस में भी और लिटरल मीनिंग के सेंस में, यानी कि हम फिजिकल भी किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं और इमोशनल तौर पर भी हम डेवस्टेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक सीवियर जो है वो स्टॉर्म ने विलेज के कई सारे हाउसेस या फिर जो रोड्स को जो है वो डेवस्टेट कर दिया, यानी कि तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये होता है डेवस्टेट का मीनिंग। दूसरा आता है डिस्ट्रॉय करना। इसका तो मतलब बहुत ही सिंपल है कि किसी चीज़ को कंप्लीटली या फिर मतलब कि सीवियरली डैमेज करके अनस्टेबल कर देना या फिर अनयूजेबल कर देना, यानी कि ऐसी चीज़ बना देना कि अब वो यूज़ में नहीं आ सकती, पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो चुकी है, उसे हम डिस्ट्रॉय कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी मतलब कि किसी किचन में जो है वो आग लग चुकी है और किचन का जो फर्नीचर है वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है, तो अब ये क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसे कोई यूज़ तो नहीं कर सकता फिर से। ये होता है किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय करना। रैक का क्या मतलब होता है? रैक का मतलब होता है किसी चीज़ को बैडली डैमेज या फिर मतलब कि बर्बाद कर देना, उसे हम जो है वो रैक कहते हैं। रैक एक तरीके से ये इस तरीके से यूज़ करेंगे हम कि कोई चीज़ जो है वो बर्बाद हो चुकी है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और रैक का ये भी मतलब होता है कि कहीं पर अगर मतलब कि कहीं पर कोई डिस्ट्रॉय या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, कोई बिल्डिंग गिर चुकी है, तो बाद में जो मलबा बचता है, यानी कि जो मतलब कि जो बची कुछ चीज़ें बचती है वहाँ पर मलबा या फिर जो मिट्टी जो भी चीज़ें हैं वो मतलब कि पूरा, तो उसे भी जो है वो रैक कहा जाता है, डेब्रिस भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये भी चीज़ें आपको कुछ ध्यान रख लेनी है। ठीक है, एंटोनिम्स हम डिस्कस करेंगे तो हमारे अपोजिट वर्ड्स में आते हैं जैसे कि प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है या फिर रिस्टोर करना है। प्रोटेक्ट करना मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, डैमेज से किसी चीज़ को सेफ रखना, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्ट करना हम उसे कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो मतलब कि अपने पेड़ पौधों को बहुत ही बचा कर रखते हो, कितनी धूप देनी है, कितनी बारिश में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता होती है। आप क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो उनके लिए, बहुत ज़्यादा जो है वो केयरिंग हो, ये होता है प्रोटेक्ट करना। प्रिजर्व करना क्या होता है, किसी चीज़ को सेफ रखना और जैसी वो ओरिजिनल कंडीशन में है आपके पास वैसा ही उसे मेंटेन करके रखना, उसे हम जो है वो प्रिजर्व करना कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि जो म्यूजियम्स होते हैं वो ओल्ड पेंटिंग्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि वो जैसी कंडीशन में उनको मिली थी वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसी कंडीशन में उसे मेंटेन करके रख पाए वो। ये होता है किसी चीज़ को संजो कर रखना, जैसे हम कहते हैं प्रिजर्व करना। रिस्टोर का मतलब होता है कि किसी डैमेज या फिर किसी पुरानी चीज़ को रिपेयर करके उसकी जो पहले वाली कंडीशन थी या फिर जो अच्छी वाली कंडीशन थी ना उसमें उसे वापस ले जाना, ये होता है किसी चीज़ को रिस्टोर करना। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी क्लासरूम है जो कि बहुत ही गंदी है या फिर पुरानी है, उसे आप कलर करते हो अच्छे से, मतलब कि कुछ उस पर जो है वो चार्ट्स लगाते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो मतलब कि पेंटर जो है वो लिख देता है क्लास के अकॉर्डिंग उस पर, तो क्लास को
को कैसा किया गया है, जैसी वो पहले थी वैसा बनाया गया है, रिस्टोर उसे किया गया है, ठीक है, पहले वाली कंडीशन में उसे लाया गया है। ये होता है किसी चीज़ को रिस्टोर करना। आई होप आपको हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है हमें, द पावरफुल स्टॉर्म रैवेज द कोस्टल टाउन। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक बहुत ही भारी यानी कि भारी भरकम तूफान ने जो कोस्टल टाउन था उसको बहुत ही बैडली यानी कि बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। यहाँ पर रैवेज का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि जो मतलब कि तूफान था उसका डैमेज सिर्फ एक दो चीज़ों तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि पूरे टाउन के लार्ज एरिया में जो है वो सीवियर डिस्ट्रक्शन उसने फैला दिया। इस तरीके से हमने जो है वो मतलब कि इस वर्ड का यानी कि रैवेज का यूज़ किया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्वियस। दोस्तों एक्वियस ये वर्ब है यानी कि क्रिया है और इसका मतलब होता है कि इच्छा ना होते हुए भी किसी चीज़ के लिए मान जाना, बिना विरोध के सहमत हो जाना, किसी बात को जो है वो चुपचाप स्वीकार कर लेना, उसे हम जो है वो एक्वियस कह सकते हैं। यानी कि एक्वियस का मतलब होता है कि किसी रिक्वेस्ट, किसी डिसीजन, सजेशन या फिर सिचुएशन को बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना कोई मतलब कि विरोध किए, बिना कोई सवाल उठाए जो है वो एक्सेप्ट कर लेना, स्पेशली जब तुम जो है वो पर्सनली उसे कंप्लीटली एग्री नहीं भी करते हो, ठीक है। इस तरीके से इस वर्ड की इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्वियस का मतलब जेन्युइनली एग्री करना होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर्सन जो है वो सिंपली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है और अपोजिशन करना बंद कर देता है। यानी कि आपके मन में एक डीप मतलब कि डीप डाउन ये भी हो सकता है कि भाई मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता या फिर मुझे ऐसा काम करना नहीं है या फिर इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन आप क्या करते हो कि भाई बोल नहीं पाते, आप जो है वो जैसा लोग कहते हैं वैसा आप एक्सेप्ट अगर कर लेते हो तो वो एक्वियस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि तुम जो है वो मूवी नहीं देखना चाहते, लेकिन जो है वो फ्रेंड जो है वो बार बार तुम्हें इंसिस्ट करते हैं और फाइनली जो तुम है वो कह देते हो कि ठीक है भाई चलो देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में क्या था कि तुम्हें मूवी नहीं देखनी है, तो उसे हम जो है वो एक्वियस करना कहेंगे। ये होता है। सिमिलरली मान लीजिए कि आपके जो है वो सिबलिंग्स डिसाइड करते हैं कि वीकेंड पर जो है वो किस गेम को खेलना है और तुम जो है वो दूसरा गेम खेलना चाहते थे, लेकिन सबकी चॉइस देखकर जो है वो तुम बिना आर्ग्यूमेंट किए जो है वो मतलब कि मान ही जाते हो कि ठीक है भाई अब तुम्हारी मर्जी का ही कर लेते हैं, तुम्हारा वाला ही गेम खेल लेंगे। ये होता है कि एक्वियस करना, ठीक है। यानी कि आप जो है वो दूसरों के डिसीजन को जब अपोज ना कर पाओ या फिर आप जो है वो मान जाओ, एग्री कर लेते हो जैसा वो चाहते हैं, तो उसे हम जो है वो एक्वियस करना कह सकते हैं, ठीक है। वर्ब है हमारे पास, ये भी हमने जान लिया यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि कंसेंट है, सबमिट है या फिर कंप्लाई है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंसेंट। दोस्तों कंसेंट का तो मतलब होता है किसी एक्शन या फिर डिसीजन के लिए परमिशन या फिर एग्रीमेंट देना, उसे हम कंसेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स ने परमिशन दी कि स्टूडेंट जो है वो फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं, तो पेरेंट्स ने ट्रिप के लिए क्या किया है, कंसेंटेड किया है, एक तरीके से परमिशन दे दी है, एग्रीमेंट दिया है, खुद जो है वो स्वीकार किया है, इस तरीके से हम कहेंगे। सबमिट हमारा दूसरा वर्ड आता है। सबमिट का मतलब होता है कि किसी डिमांड, किसी अथॉरिटी या फिर डिसीजन के सामने रेजिस्टेंस छोड़कर मान जाना, अपनी जिद छोड़कर मान जाना, अपनी जो अड़ियलता है वो छोड़ देना, उसे हम जो है वो सबमिट करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गेम के जो रूल्स को लेकर जो है वो आर्ग्यूमेंट के बाद प्लेयर ने फाइनली रेफरी का डिसीजन मान लिया, ही सबमिटेड टू द रेफरीज डिसीजन, इस तरीके से हम कह सकते हैं। सबमिट करना ये होता है। कंप्लाई हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी रूल, किसी रिक्वेस्ट या फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, उसे हम जो है वो कंप्लाई करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कंप्लाई में बेसिकली क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन या फिर रूल को फॉलो करने पर फोकस किया जाता है। जैसे कि टीचर ने जो है वो स्टूडेंट्स को फ़ोन्स जो है वो बैग्स में रखने को कहा और स्टूडेंट ने जो है वो तुरंत इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिया, तो भाई उन्होंने क्या किया है, हम कह सकते हैं दे कंप्लाइड विद द इंस्ट्रक्शन, यानी कि उन्होंने जो है वो मतलब कि इंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी मतलब कि बताया गया था उसे मान लिया। ये होता है कंप्लाई करना एक तरीके से। हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि रेजिस्ट है, रिफ्यूज़ है या फिर अपोज है, ठीक है। हमारा सबसे पहला वर्ड क्या आता है, रेजिस्ट आता है। रेजिस्ट का मतलब होता है कि किसी डिमांड, किसी प्रेशर, आइडिया या फिर एक्शन का अपोज करना, सामना करना, ठीक है, विरोध करना, उसे हम रेजिस्ट करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड ने जो है वो तुम्हें अपना टर्न जो है वो स्किप करने को कहा, लेकिन तुमने जो है वो अनफेयर होने की वजह से जो है वो मना कर दिया। यू रेजिस्टेड द सजेशन, कि नहीं भाई मैं मेरी टर्न जो है वो मिस क्यों करूँगा, मुझे तो चाहिए ही। तो ये होता है रेजिस्ट करना। रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि मना कर देना, किसी डिमांड को, किसी रिक्वेस्ट को, उसे जब हम मना कर देते हैं तो उसे हम रिफ्यूज़ करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो है वो कोई जॉब ऑफर आया लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, तो आप जो है वो मना कर देते हो, रिफ्यूज़ कर देते हो। ये होता है रिफ्यूज़ करना। अपोज करना क्या होता है कि किसी डिसीजन या फिर एक्शन के अगेंस्ट जो है वो मतलब कि विरोध करना, एक्टिवली विरोध करना, उसे हम अपोज करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट को जो है वो पिकनिक की जगह पर जो है वो म्यूजियम में जाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, नए प्लान को जो है वो अपोज किया कि भाई हमें पिकनिक नहीं जाना, हमें तो म्यूजियम ही जाना है। ये होता है अपोज करना, विरोध करना किसी चीज़ का। आई होप आपको ये भी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी इवेंचुअली एक्वीज
टू हर फ्रेंड्स चॉइस ऑफ रेस्टोरेंट। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसके फ्रेंड्स ने रेस्टोरेंट चूज़ किया और पहले शायद वो मतलब कि उनकी चॉइस से फुल्ली एग्री नहीं कर रही थी, यानी कि सहमत नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली यानी कि आखिरकार उसने जो है वो बिना आर्ग्यू किए उनकी जो चॉइस है वो मान ही ली कि चलो भाई तुम्हारे पसंद के रेस्टोरेंट में ही खाना खा लेते हैं। ये होता है एक्वियस करना। ठीक है, आई होप आपको ये भी वर्ड क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्रैक्शन। दोस्तों ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास नाउन है और इसका मतलब होता है पकड़, प्रगति या फिर किसी चीज़ का धीरे धीरे करके सफल होना, ग्रेजुअली। ठीक है, उसे हम जो है वो ट्रैक्शन कहते हैं। ट्रैक्शन का मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया है कि किसी चीज़ का ग्रिप या फिर जो प्रोग्रेस है वो गेन करना, उसे हम जो है वो ट्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि एवरीडे इंग्लिश में जो है वो ट्रैक्शन का यूज़ दो इंपॉर्टेंट वेज में हम कर सकते हैं। पहला है फिजिकल ग्रिप के सेंस में, पकड़ के सेंस में, जब जो टायर्स होते हैं, जो शूज़ होते हैं हमारे, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पर प्रॉपर ग्रिप मिल जाती है ना, यानी कि पकड़ मिल जाती है, तो उससे हम क्या कहेंगे, यानी कि हमारे उस ऑब्जेक्ट के बीच में और हमारे सरफेस के बीच में क्या है, ट्रैक्शन है, पकड़ है, मजबूती है, जोड़ है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा इसका सेंस कैसा आता है, प्रोग्रेस के सेंस में या फिर पॉपुलैरिटी के सेंस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जब कोई आइडिया, कोई प्रोजेक्ट, कोई हॉबी, कोई जो वीडियो है या फिर कोई एक्टिविटी है वो लोगों का अटेंशन और सपोर्ट गेन कर लेती है या फिर मतलब कि गेन करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगती है, तो उसे हम ट्रैक्शन कह सकते हैं। कभी ये जो मतलब कि मान लीजिए कि आप जो है वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, वो लोगों के बीच में जो है वो फेमस हो गया, या फिर मान लीजिए आपकी कोई एक्टिविटी, आपका कोई वीडियो है, आप जो है वो कहीं पर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालते हो, वो धीरे धीरे जो है वो सपोर्ट गेन करता है या फिर वायरल चला जाता है, तो आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, तो ये भी जो है वो ट्रैक्शन ही कहा जाता है। यानी कि फिजिकल ग्रिप के कॉन्टेक्स्ट में भी आप ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो, या फिर जो हमारी प्रोग्रेस होती है, पॉपुलैरिटी होती है, उसके सेंस में भी हम जो है वो ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी YouTube वीडियो को अपलोड करने के बाद स्टार्टिंग में व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जो है वो व्यूज़, लाइक्स और शेयर जो है वो मतलब कि ग्रेजुअली बढ़ जाते हैं धीरे धीरे करके, तो वीडियो ने ट्रैक्शन गेन करना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर स्कूल का जो है वो न्यू रीडिंग क्लब इनिशियली सिर्फ 5 स्टूडेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे और भी स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन करने लगते हैं उस क्लब को, तो क्लब इज़ गेनिंग ट्रैक्शन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यानी कि ध्यान रखना है कि ट्रैक्शन का मतलब होता है फिजिकल ग्रिप लाना या फिर किसी चीज़ को जो है वो प्रोग्रेस, मतलब कि किसी चीज़ में प्रोग्रेस या फिर सक्सेस दिखना, उसे हम ट्रैक्शन कहेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये नाउन है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि मोमेंटम है, प्रोग्रेस है या फिर ग्रिप है। मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी या फिर प्रोग्रेस का ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर और फास्टर होते जाना, उसे हम जो है वो मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम में प्रोग्रेस के कंटिन्यू होने का मतलब कि स्ट्रॉन्गर सेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, जो कि डेली जो है वो थोड़ा थोड़ा ड्राइंग प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और कुछ महीनों बाद जो है वो उसकी इंप्रूवमेंट बहुत ही फास्ट होने लगती है, यानी कि बहुत ही अच्छा वो मतलब कि पेंट करने लगता है, फिर स्केच करने लगता है, तो उसकी प्रैक्टिस ने क्या कर लिया है, मोमेंटम गेन कर लिया है। एक तरीके से जो है वो मतलब कि प्रोग्रेस जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर और फास्टर तरीके से गेन कर लिया है, ऐसा हम कहेंगे, ये होता है मोमेंटम। प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है कि किसी गोल या फिर डायरेक्शन में जो है वो इंप्रूवमेंट आना या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट होना, उसे हम जो है वो प्रोग्रेस कहते हैं। किसी चीज़ में आपकी प्रगति होती है, उन्नति होती है, विकास होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेस कहेंगे। सिंपल वर्ड है। ग्रिप का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ होना, जैसे कि इसका यूज़ जो है वो हम मतलब कि लिटरल सेंस में भी कर सकते हैं, फिगरेटिव सेंस में भी कर सकते हैं। किसी चीज़ में पकड़, जैसे कि टायर के सरफेस के साथ ग्रिप, अगर आपके मान लीजिए कि इंग्लिश में अच्छी खासी पकड़ है तो उसे भी हम ग्रिप कह सकते हैं। ये होता है इस चीज़ का यूज़। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रिप कहेंगे। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि स्टैग्नेशन है, डिक्लाइन है या फिर सेटबैक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्टैग्नेशन। इसका मतलब होता है किसी प्रोग्रेस का, किसी मतलब कि विकास का रुक जाना या फिर कोई इंप्रूवमेंट ना होना, उसे हम जो है वो स्टैग्नेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्टैग्नेशन में ग्रोथ या फिर मूवमेंट पूरी तरीके से ठप पड़ जाती है, रुक जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट ने जो है वो महीनों तक जो है वो सेम स्टडी रूटीन फॉलो किया, लेकिन मार्क्स जो है वो इंप्रूव नहीं हुए, तो उसकी प्रिपरेशन में क्या आ गई, स्टैग्नेशन आ गई, ऐसा हम कह सकते हैं। डिक्लाइन हमारा दूसरा वर्ड आता है। डिक्लाइन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ग्रेजुअली कम होना, वीक होना, तो उसे हम जो है वो डिक्लाइन कहेंगे। सेटबैक हमारा तीसरा वर्ड आता है। सेटबैक का मतलब होता है कि प्रोग्रेस में टेम्पररी प्रॉब्लम या फिर डिलेज आ जाना, कोई रुकावट आ जाना या फिर कोई देरी हो जाना, उसे सेटबैक कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कंपटीशन से पहले जो है वो प्रोजेक्ट फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हो गई, तो टीम को जो है वो मेजर सेटबैक मिला, एक तरीके से फेस करना पड़ा, ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई टेम्पररी प्रॉब्लम या फिर जो डिले है वो फेस करनी पड़ी। ये होता है किसी चीज़ का सेटबैक। अब हमारे जो वर्ड्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। बारी आती है हमारे सेंटेंस की, तो यहाँ पर हमारे पास एक मतलब कि सेंटेंस आता है,
हर न्यू यूट्यूब चैनल इज़ फाइनली गेनिंग ट्रैक्शन। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके न्यू यूट्यूब चैनल को अब धीरे धीरे व्यूज़, अटेंशन और जो ऑडियंस का है वो सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस सेंस में हमने जो है वो ट्रैक्शन का यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेगाइल। दोस्तों बेगाइल ये जो है वो वर्ब है यानी कि क्रिया है और इसका मतलब होता है किसी को मोहित करना, आकर्षित करना, बहला फुसलाकर किसी को प्रभावित करना या फिर किसी का जो ध्यान है वो अपनी ओर खींचना कोई एक्टिविटी के जरिए, तो उसे हम जो है वो बेगाइल करना कहते हैं। यानी कि बेगाइल का मतलब होता है किसी पर्सन को अपनी चार्म, अपनी जो ब्यूटी है या फिर अपनी जो काम है उसके जरिए जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना, एक तरीके से मोह लेना, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी या फिर मतलब कि थोड़े से क्लेवर वर्ड्स के जरिए इतना अट्रैक्ट कर लेना कि उसका अटेंशन तुम्हारी तरफ जो है वो मतलब कि कंप्लीटली आ जाए, तो उसे हम जो है वो बेगाइल करना कह सकते हैं। दोस्तों इस वर्ड के में मतलब कि दो कॉमन सेंसेस होते हैं। पहला है चार्म या फिर फैसिनेट करने के सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं इसका। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को इतना अट्रैक्ट करना कि वो कंप्लीटली इंटरेस्टेड हो जाए आप में, तो उसे हम जो है वो चार्म या फिर फैसिनेट के सेंस में बेगाइल करना कहेंगे। दूसरा इसका यूज़ होता है बेगाइल का कि चार्म का यूज़ करके, यानी कि मतलब कि किसी का अट्रैक्शन का यूज़ करके किसी को डिसीव करना, धोखाधड़ी करना किसी के साथ। जैसे कि मतलब कि अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो अगर कभी कभी इसका मीनिंग किसी को स्वीट या फिर चार्मिंग तरीके से ट्रिक करना या फिर मिसलीड करना भी होता है कि आप जो है वो मीठी मीठी बातें करके जो है वो किसी को ठग रहे हो, तो डिसेप्टिव सेंस में भी जो है वो इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई स्टोरी टेलर है जो कि आपको जो है वो मतलब कि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता है कि आपका जो है वो ध्यान उसी की तरफ खींचा चला जाता है, तो आप क्या हो रहे हो, एक तरीके से बेगाइल हो रहे हो, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि चार्म है, फैसिनेट है या फिर एन्चांट है। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चार्म का तो मतलब होता है कि अपनी जो प्लेजेंट पर्सनालिटी है या फिर मतलब कि अपनी जो मतलब कि बिहेवियर है, क्वालिटीज़ है, उसके जरिए जो है वो किसी को अट्रैक्ट करना या फिर इंप्रेस करना, उसे हम चार्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप फनी जोक्स करते हो या फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत ही मजाकिया है, तो एक तरीके से जो है वो मतलब कि आपने क्या कर लिया है, क्विकली किसी को चार्म कर लिया है। ये होता है जो है वो मतलब कि चार्म करना। फैसिनेट का क्या मतलब होता है? फैसिनेट का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है किसी का अटेंशन और इंटरेस्ट इतना स्ट्रांगली कैप्चर करना कि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, उसे जो है वो फैसिनेट करना हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है वो स्पेस के बारे में पढ़ना या फिर जानना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो स्पेस की जो स्टडीज़ है उसके बारे में आप जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कैप्चर हो जाते हो, उसके बारे में पढ़ना चाहते हो या फिर उसके बारे में अगर जानना चाहते हो, तो स्पेस ने आपको क्या किया है, फैसिनेट किया है, या फिर स्पेस स्टडीज़ ने आपको फैसिनेट किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। एन्चांट हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी को ब्यूटी, चार्म या फिर मैजिक लाइक क्वालिटी से डीपली जो है वो डिलाइट करना, अट्रैक्ट करना। ठीक है, उसे हम जो है वो एन्चांट करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर बहुत ही अच्छे अच्छे पहाड़ है सॉरी नदियाँ है या फिर झरने हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर रही है, आपको एन्चांट कर रही है। उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो चार्म है, उसकी जो मैजिक लाइक क्वालिटी है, वो आपको जो है वो उसकी तरफ खींच रही है, तो ये होता है एन्चांट करना। तो इस तरीके से जो है वो हमने हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब अगर बात की जाए हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स है जैसे कि रिपेल है, बोर है या फिर डिस्गस्ट है। रिपेल का क्या मतलब होता है? अगर रिपेल का मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करने के अपोजिट है, यानी कि दूर पुश करना, किसी को स्ट्रांगली डिसलाइक फील करवाना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कचरे की स्मेल वो क्या करती है, आपको जो है वो दूर जाने को कहती है, यानी कि आपको जो है वो मन नहीं करता उसके पास जाने का। तो गार्बेज की स्मेल आपको रिपेल करेगी। बोर का तो मतलब होता है कि किसी को उबा देना, एक तरीके से अनइंटरेस्टेड फील करवाना, टायर्ड फील करवाना, तो उसे हम जो है वो बोर करना कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई सेम बात जो है वो बार बार बताता है, सेम इंसिडेंट आपको बार बार बताता है, तो आप क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो। डिसगस्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रांग डिसलाइक होना या फिर मतलब कि एक तरीके से रिवल्शन फील करना। जैसे कि हम किसी चीज़ को देखकर ऐसे घिन सी आती है हमें, तो उसे हम जो है वो मतलब कि डिसगस्ट फील हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किचन में जो है वो बासी खाना पड़ा है और उसमें से स्मेल आ रही है, तो आपको क्या फील होगा, एक तरीके से डिसगस्टेड आप फील करोगे। ये होता है किसी चीज़ का डिसगस्ट फील करना। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। अब एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द मैजिशियन beguiled द चिल्ड्रन विद हिज फैसिनेटिंग ट्रिक्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैजिशियन ने अपनी जो है वो इंटरेस्टिंग और इंप्रेसिव ट्रिक्स के जरिए जो है वो चिल्ड्रंस का जो अटेंशन है वो ग्रैब कर लिया, यानी कि कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि ये जो वर्ड है हमारा बेगाइल करना, इसका मतलब होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है समटुअस, या फिर आप इसे पढ़ सकते हो या फिर समशस भी आप इसे पढ़ सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना एजुकेशन, एजुकेशन, स्केड्यूल या फिर शेड्यूल, उस तरीके का ही ये वर्ड है। या तो आप इसे समशस पढ़ो या फिर समटुअस पढ़ो, क्या सभी पढ़ लो। समशस का क्या मतलब होता है, या एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही शानदार है, आलीशान है, बहुत ही बड़ी है, बेहद शानदार और महंगी दिखने वाली है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो समशस कह सकते हैं। समशस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बहुत ही लग्जरियस होना, ग्रैंड होना, रिच होना, इंप्रेसिव होना, स्पेशली जब उसमें हाई क्वालिटी होती है, ब्यूटी होती है, एक्सपेंसिव अपीयरेंस उसका होता है, तो उसे हम जो है वो समशस कह सकते हैं। इस वर्ड का यूज़ जो है वो हम मतलब कि खाने के लिए सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि भाई खाना जो है वो बहुत ही लैविश लग रहा है, बहुत ही मतलब कि एक्सॉटिक है इस तरीके से। या फिर कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर आपका महंगा अगर लग रहा है, रूम्स, डेकोरेशंस, बिल्डिंग्स या फिर जो इवेंट्स है बहुत ही लैविश, अगर किसी ने पार्टी थ्रो की है, तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो समशस का यूज़ कर सकते हो। यानी कि जब कोई चीज़ सिर्फ अच्छी नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा लग्जरियस है, ब्यूटीफुली मेड है, लैविश है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो उसे हम जो है वो समशस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि बर्थडे पर जो है वो टेबल को ब्यूटीफुली डेकोरेट करना, बहुत सारी डिलीशियस जो है वो डिशेस बनाना, डेजर्ट्स बनाना, ड्रिंक्स अरेंज करना, ये सारी जो है वो कैसी चीज़ें हैं, समशस मील हम इसे कह सकते हैं। और मान लीजिए कि रूम में जो है वो आपने बहुत ही एक्सपेंसिव लुकिंग फर्नीचर बनवाया है, सॉफ्ट कारपेट्स लगवाए हैं, ब्यूटीफुल डेकोरेशंस बनवाए हैं, बहुत ही अच्छे जो है वो मतलब कि अच्छे अच्छे कर्टन्स उसमें लगवाए हैं, तो आपका रूम कैसा बन गया है, समशस रूम उसे कह सकते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक्सट्रीमली लग्जरियस, रिच एंड ग्रैंड लुकिंग जिसे हम कह सकते हैं ना, वो होता है समशस। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि लग्जरियस है, लैविश है या फिर अप्यूलेंट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है लग्जरियस। लग्जरियस का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ बहुत ही जब कंफर्टेबल होती है या फिर एक्सपेंसिव होती है, हाई क्वालिटी वाली जो चीज़ें होती है उन्हें हम लग्जरियस कहते हैं। जैसे कि आपके मान लीजिए कि घर में बहुत ही अच्छा बेड है, कंफर्टेबल बेड है, ब्यूटीफुल फर्नीचर है, एक्सेलेंट फैसिलिटीज़ है, तो आपका रूम कैसा है या फिर आपका घर कैसा है, लग्जरियस घर है आपका। लैविश का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रिच, एक्सपेंसिव या फिर जेनरस, या फिर स्पेशली जब चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खर्चा किया जाता है तो उसे हम लैविश कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बर्थडे पर जो है वो आपने पार्टी में डेकोरेशंस पर, खाने पर, गेम्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने अरेंजमेंट्स किए हैं, तो पार्टी कैसी बन चुकी है, लैविश बन चुकी है, आपने जो है वो लैविश पार्टी थ्रो की है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑप्यूलेंट हमारा तीसरा वर्ड आता है। ऑप्यूलेंट का मतलब होता है जो बहुत ही वेल्दी है, यानी कि बहुत ही पैसे वाला है, लग्जरियस है या फिर ग्रैंड लुकिंग है, उसे हम जो है वो ऑप्यूलेंट कह सकते हैं। किसी पर्सन को भी ऑप्यूलेंट कहा जा सकता है कि भाई वो व्यक्ति ऑप्यूलेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा धनी व्यक्ति है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे अगर जैसे मैं बता ही रही थी इतने देर से कि भाई रूम में एक्सपेंसिव फर्नीचर लगा है, आपका रूम बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें उसमें लगी हुई है, ग्रैंड लुकिंग आपका रूम है, तो रूम कैसा है, ऑप्यूलेंट लग रहा है, ये भी आप कह सकते हो। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब एंटोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि मॉडेस्ट है, प्लेन है या फिर स्पार्टन है। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो सिंपल है, नॉट ओवरली एक्सपेंसिव और लग्जरियस, यानी कि बहुत ही नॉर्मल सा है, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि उसने जो है वो बर्थडे के लिए एक मॉडेस्ट डिनर रखा जिसमें सिर्फ क्लोज फैमिली मेम्बर्स आए, ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा महंगा या फिर इतना ज़्यादा जो है वो शो शा करने वाला कोई डिनर नहीं था, जैसा नॉर्मल होता है, जैसा सब करते हैं वैसा था, इस तरीके से ये होता है मॉडेस्ट। प्लेन हमारा दूसरा वर्ड है। प्लेन किस चीज़ को दिखाता है, सिंपल को दिखाता है, ऑर्डिनरी को दिखाता है, विदाउट मच डेकोरेशन, साज सजावट इतनी ज़्यादा नहीं होती या फिर खर्चा इतना ज़्यादा नहीं किया जाता जिस चीज़ पर, उसे हम प्लेन कहेंगे। जो चीज़ आपको सिंपल लगती है वो प्लेन ही तो होती है, उसे हम जो है वो प्लेन कहेंगे। जैसे कि आपकी कोई सफ़ेद कोई ड्रेस है, आपकी प्लेन वाइट शर्ट मान लीजिए जिस पर कोई मतलब कि पेंटिंग के नाम से नामो निशान नहीं है, कोई फूल पत्ती एक भी चीज़ नहीं है उस पर, तो ये क्या है, प्लेन है, कोई चीज़ नहीं उस पर। स्पार्टन हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, बिना लग्जरी के, बिना अननेसेसरी कंफर्ट के, उसे हम स्पार्टन कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके हॉस्टल का रूम है जो कि बहुत ही स्पार्टन था यानी कि कैसा था, एक बेड था, एक टेबल था और एक चेयर थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ना कोई डेकोरेशन, ना कोई कलर पेंट, कुछ नहीं, इस तरीके से। ये होता है स्पार्टन, यानी कि बहुत ही बेसिक होना, सिंपल होना, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, दे इंजॉयड अ सम्पशियस डिनर एट द फैमिली सेलिब्रेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि फैमिली सेलिब्रेशन में उन्होंने बहुत ही रिच, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ग्रैंड डिनर इंजॉय किया। तो यहाँ पर सम्पशियस सिर्फ ये नहीं बता रहा कि डिनर बहुत ही टेस्टी था, बल्कि ये भी शो कर रहा है कि मील एबंडेंट था, हाई क्वालिटी वाला था, स्पेशल था, एग्जॉटिक था। जैसे महंगे महंगे मतलब कि रेस्टोरेंट में होता है, या फिर जैसे बड़े बड़े लोग जो मील मतलब कि अरेंज करते हैं, या फिर जो फाइन डाइनिंग्स उनकी जो होती है ना, उस तरीके का था। तो
कैसा हम जो है वो कहेंगे समशस यानी होता क्या है, ये आपको समझ आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले यानी कि आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर। हमारे पास एक ही वर्ड बचता है तो उसे भी हम जो है वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है टेनेब्रस। दोस्तों टेनेब्रस ये एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है जो चीज़ अंधकारमय होती है, अंधेरा सा होता है किसी जगह पर, धुंधली सी होती है, मिस्टेरियस लगती है हमें, या फिर अस्पष्ट यानी कि जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती आसानी से कि इसके पीछे है क्या एक्चुअली, ऐसी चीज़ों को हम जो है वो टेनेब्रस कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि टेनेब्रस का मतलब होता है कि बहुत ही डार्क, बहुत ही शैडोई, बहुत ही लाइट से एटमॉस्फेयर वाली कोई चीज़ होना, ऑलमोस्ट जो है वो मतलब कि डिप्राइव सी कोई चीज़ होना। इसका यूज़ जो है वो हम किसी जगह के लिए कर सकते हैं, कोई एटमॉस्फेयर ऐसा हो सकता है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कोई आइडिया या फिर राइटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस वर्ड का एक लिटरल सेंस है कि जो जगह फिजिकली डार्क या फिर शैडोई सी होती है ना, बहुत ही काली काली सी जगह है या फिर मतलब कि बहुत ही डार्क है, अंधेरा है वहाँ पर, जो आपको डरा सकती है एक तरीके से, ऐसी जगह के लिए हम जो है वो टेनेब्रस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख ही सकते हैं कि कोई घर जैसा है, कोई महल जैसा है, वो कैसा दिख रहा है, बहुत ही मतलब कि अलग सा दिख रहा है, जैसे कि किसी को भी देख के लगे कि भाई भूत बंगला है ये होता है टेनेब्रस होना किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर रूम में जो है वो बहुत ही कम लाइट है और कॉर्नर्स भी जो है वो शैडो से फिल्ड हो, एटमॉस्फेयर बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा है, तो आप जो है वो रूम को टेनेब्रस कह सकते हो। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स आते हैं जैसे कि डार्क है, शैडोई है या फिर ग्लूमी है। डार्क का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ही कम लाइट होती है, एब्सेंट होती है लाइट, उस तरीके से हम जो है वो डार्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि पावर कट के बाद जो है वो पूरा रूम डार्क हो गया यानी कि अंधेरा छा गया, ये होता है डार्क। शैडोई का क्या मतलब होता है, जो छाया से यानी कि जो शैडो से कवर्ड होती है, डिम होती है, पार्शली हिडन होती है कोई चीज़। जैसे कि छाया पड़ने के बाद आप देख सकते हो ना कि कोई चीज़ कैसी आधी अधूरी सी दिखती है हमें रात के समय में, आप देखो ऐसी चीज़ें, तो वो होता है शैडोई। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रीज़ के बीच एक शैडोई पाथ था जहाँ पर सनलाइट बहुत ही कम आ रही थी, ट्रीज़ ने जो है वो घेर रखा था पूरे रास्ते को, तो लाइट कैसी आ रही थी, बहुत ही कम आ रही थी, तो उसे हम शैडोई कह सकते हैं जहाँ पर छाया पड़ती है। ग्लूमी का मतलब होता है बहुत ही डार्क होना, डिप्रेसिंग होना, सैड एटमॉस्फेयर वाला होना, यानी कि ग्लूमी में जो है वो कोई चीज़ डार्क होने के साथ साथ कैसी होती है, जहाँ पर आपको नेगेटिव फीलिंग आए, ऐसी चीज़ों को हम ग्लूमी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रेनी वेदर की वजह से जो है वो रूम का एटमॉस्फेयर आपको जो है वो थोड़ा सा ग्लूमी लग रहा था, एकदम एक तरीके से जो है वो उमस वाला लग रहा था, या फिर आप ऐसा कहो कि आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बोरिंग आप फील कर रहे थे, या फिर सैड सैड सा दिन लग रहा था, ये होता है किसी चीज़ का ग्लूमी लगना। अब हमारे सारे सिनोनिम्स तो हमने डिस्कस कर लिए, अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे कि ब्राइट है, क्लियर है या फिर लुमिनस है। ब्राइट का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ही लाइट है या फिर वेल लिट कोई चीज़ है, बहुत ही अच्छी खासी लाइट है, उसे हम ब्राइट कहेंगे, या फिर मतलब कि जहाँ पर रोशनी है ना उसे हम ब्राइट कहते हैं। क्लियर का मतलब होता है जो ईजी टू सी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू रिकॉग्नाइज है, उसे हम जो है वो क्लियर कह सकते हैं। ल्यूमिनस का क्या मतलब होता है, जहाँ पर जो है वो लाइट एमिट करने वाला या फिर जो ब्राइटली शाइनिंग कोई चीज़ होती है ना, जहाँ पर मतलब कि रोशनी अच्छे से फैलती है, उसे लुमिनस कहा जाता है। जैसे कि मतलब कि सन कैसा है, लुमिनस है, मून कैसा है, लुमिनस है, इस तरीके से यानी कि उनसे रोशनी निकलती है। इस तरीके से आप जो है वो मतलब कि समझो कि लुमिनस यानी क्या होता है। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द ओल्ड हाउस हैड अ टेनेब्रस एटमॉस्फियर आफ्टर सनसेट। इस सेंटेंस का मतलब है कि जैसे मतलब कि सूरज ढल जाता है, सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो जो पुराना घर है उसका जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है, शैडोई हो जाता है, मिस्टीरियस हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो समझाया गया है। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों इसी के साथ हमने जो है वो हमारे सारे वर्ड्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ चुके हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।